करें जी। सीबीआई की जो रेड उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे हो रही है, उसी बात को लेके आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद भाई मनोज तिवारी जी आपके समक्ष उपलब्ध हुए हैं। मैं मनोज तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। मेरे साथ डाइस पे भाई हरिहर जी भी मौजूद हैं। अब मैं निवेदन करता हूं मनोज भाई से कि आप सबको संबोधित करें। दोस्तों, आज दिल्ली के सरकार द्वारा किए गए शराब नीति पे एक बड़े घोटाले का सीबीआई द्वारा छानबीन की एक प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया का दिल्ली के गलियों में उन महिलाओं ने जिन्होंने शराब नीति के खिलाफ करुण पुकार की थी, गलियों में इकट्ठा हुई थीं, जो मंदिर वाले, मस्जिद वाले, गुरुद्वारे वाले लोग जिनके देवालयों के सामने शराब की दुकान खोली जा रही थी, वो तड़प तड़प करके सड़कों पे आए थे। रखने का निर्देश दिया गया दिल्ली में। इन सारे महिलाओं, बच्चों की करुण पुकार के बाद सीबीआई इंक्वायरी शुरू है और आज मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड है। रेड कहें, पूछताछ कहें, जानकारी कहें, ये सब जो भी हो रहा है, इसका दिल्ली के हर महिला ने, हर बच्चे ने इसका स्वागत किया है। हम भी इसका स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जो सांच है उसको किसी बात की आंच नहीं है। आज मैं आप सबको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि जब शराब नीति पर सीबीआई इंक्वायरी के बाद ये रेड पड़ी है तो अक्सर आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, मेरा न्यूयॉर्क टाइम में छपा है, वो जरा पढ़ो, मेरा ये स्वास्थ्य नीति है। अरे भाई, ये जो सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई की रेड शराब नीति पे है। ये किसी शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति पे नहीं है। ये जो आपकी शराब नीति थी उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हुई थी 22 जुलाई 2022 को, और आज जो भी रेड है उसमें शराब नीति का जवाब दो। अब कई लोग जो इसको सिलसिलेवार ढंग से समझना चाहते होंगे, उनके लिए मैं छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि यह शुरू हुआ था 2021 के मई में, जब हमारा दिल्ली कोरोना के भारी चपेट में, हमें ऑक्सीजन की समस्या हो रही थी, हमारे लोग मर रहे थे, सभी दिल्ली परेशान थी, पूरा देश परेशान था। उस समय कोरोना का इलाज कैसे हो, ऑक्सीजन कैसे आए, इसकी बजाय मनीष सिसोदिया जी शराब नीति बनाने में मशगूल थे और दिल्ली के शराब व्यापारियों का सरकार को मिलने वाला जो फीस था 145 करोड़, उसको छूट दे दिया। दिल्ली कैबिनेट ने सिसोदिया जी को शराब नीति में मनमाने बदलाव करने की उसी मई 2021 में गैर कानूनी मंजूरी भी दे दी। तब एलजी ने इस पे आपत्ति दर्ज किया। जब एलजी ने आपत्ति दर्ज की तो इनको लगा रही है तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो इन लोगों ने कैबिनेट से वो फैसला वापस ले लिया। लेकिन गैर कानूनी शराब माफियाओं के, लिकर माफियाओं के पक्ष में ये लगातार नियम बनाते रहे, उनको सहायता देते रहे। चूंकि कैबिनेट से फैसला वापस ले लिया था, इसलिए इसकी लीगैलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और 8 जुलाई 2022 को
दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एलजी से शिकायत की और बताया कि कैसे सिसोदिया जी के गैर कानूनी ऑर्डर से सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। क्योंकि आप सबकी जानकारी में होगा, मैं वंस अगेन आई वांट टू रिपीट कि इनकी इस शराब नीति से शराब की बिक्री 60% से 87% बढ़ गई, लेकिन दिल्ली सरकार का राजस्व 80% घट गया। ये कौन सी शराब नीति थी? इन लोग कसीदे काढ़ने में इतने आगे थे, आप सभी यहां पत्रकार जो भाई हैं उनको भी पता है, और जो टीवी चैनलों के मार्फत सोशल मीडिया से जो लोग सुन रहे हैं उनको भी पता है कि कैसा बढ़ चढ़ के हर कॉन्क्लेव में, हर मीटिंग में, हर इंटरव्यू में मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल इस शराब नीति का बखान करने में लगे रहते थे, और गलियों में महिलाएं रो रही थीं। कई जगह तो महिलाओं पर लाठी चार्ज करने के लिए इन लोगों ने पुलिस को कहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड विरोध के कारण हमने किसी के ऊपर लाठी नहीं बरसने दी। उसके बाद की घटना को याद करिए। जैसे ही चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को शिकायत की कि इससे भारी नुकसान हो रहा है, गैर कानूनी ऑर्डर था, लीगल नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल पकड़े जाने के डर से तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाए। ये 8 जुलाई 2022 की चीफ सेक्रेटरी के शिकायत के बाद 14 जुलाई को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है और इसको कैबिनेट का जामा पहनाने की कोशिश की गई। तब तत्कालीन जो हमारे 2022 में जो हमारे एलजी साहब थे, उन्होंने देखा कि भाई ये लोग लीपा पोती कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए 22 जुलाई को एलजी साहब ने दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। अब सवाल उठता है कि जब सीबीआई इंक्वायरी सिफारिश कर दी गई कि जो भी सत्य हो सामने आए, तो जो अरविंद केजरीवाल जी, जो मनीष सिसोदिया जी इसी शराब नीति के गुण गाते नहीं थकते थे, उन्होंने तुरंत 4 दिन के अंदर इस शराब नीति को वापस ले लिया। क्या दिल्ली को आप इतना बेवकूफ समझते हैं अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी? अगर आपके तर्क में शक्ति थी तो आप सीबीआई हो, ईडी हो, दुनिया की कोई एजेंसी हो, आप उसको तर्क से बता सकते हैं कि नो, ये रेवेन्यू बढ़ाने वाला है, क्यों हम इसको छोड़ें, क्या गलत हुआ है, क्या घोटाला हुआ है। लेकिन चूंकि इनको एजेंसीज का सामना करने के लिए लीगली ये इतने कमजोर थे, बहुत बड़ा घोटाला था, क्योंकि ये कहे थे इससे 2000 करोड़ रुपया आएगा, और जब ऑडिट हुआ तो पता चला इससे तो 10,000 करोड़ रुपया आना चाहिए। तो 8,000 करोड़ किसके पॉकेट में जा रहे थे? चूंकि इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने शराब नीति वापस ले ली। उसी दिन दिल्ली के हर महिला जो रो रही थी शराब से, हर बच्चा, हर मंदिर वाला, मस्जिद वाला, गुरुद्वारे वाला, स्कूल वाला, उसने समझ लिया कि जांच के नाम लेते ही शराब नीति का वापस होना, इसमें बदलाव लाना, यह बता रहा है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। और जब थोड़ा कदम आगे बढ़ाते हैं तो पता चल रहा है कि पूरी दाल ही काली है। ये लोग कहते हैं, इसके पहले कि हम मीडिया के लोग हमसे सवाल करें, ये कहेंगे अरे बहुत सीबीआई इंक्वायरी की है, बहुत ये किए, क्या हुआ, हमारे तो, हम तो दूध के धुले हैं, हमसे धुला कोई है नहीं। देखिए कैसे दूध के धुले हैं। 2022 में और उसके पहले आप याद करिए, आपके मंत्री विजय सिंगला को एसीबी ने गिरफ्तार किया। 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड में आपके एमएलए जसवंत सिंह के यहां छापा पड़ा। आप एमएलए बलवीर सिंह को 3 साल जेल की सजा हुई। ये लोग दूध के धुले हुए हैं। ये भूल जाएगा दिल्ली अगर नहीं बताएंगे तो।
आप विधायक अमनतुल्ला खान हिस्ट्री सीडर बैड करेक्टर बन गया। आपकी पार्षद गीता रावत को सीबीआई ने रंगे हाथ दबोचा रिश्वत लेते। ये देखिए कितने दूध के धुले हुए हैं। हरियाणा की हिंसा में दोषी निशा सिंह को, आम आदमी पार्टी के इस कार्यकर्ता को 7 साल की सजा हुई। ऐसे ये दूध के धुले हुए। हम सत्येंद्र जैन की भी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम मनीष सिसोदिया की बात ही नहीं कर रहे हैं। इस देश में जब भी आरोप लगता है तो उसकी जांच होती है। ये कहते हैं जांच मत करो, जांच एजेंसी का नाम अरविंद केजरीवाल है। हम जिसको क्लीन चिट दे दिए वो एकदम स्वर्गिक दूध से धोया हुआ है। तब मुझे आप सबके समक्ष ये जानकारी रखनी है कि आज जो सीबीआई की रेड है, इससे इतना क्यों घबराए हुए हो अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी? इट इज जस्ट ए इंक्वायरी। आप उनका जवाब दीजिए, लेकिन जवाब नहीं देंगे। क्या करेंगे? ये देखो जी, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। अच्छा, अब हमको, हमारे देश को न्यूयॉर्क टाइम्स की सर्टिफिकेट दोगे आप अरविंद केजरीवाल? न जाने भारत के खिलाफ कितने फेक और निगेटिव न्यूज के जिम्मेदार न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्टिफिकेट आप लो अरविंद केजरीवाल जी। भारत को जरूरत नहीं है। हमें अच्छी तरह पता है कि आपकी पेड न्यूज की क्या मास्टरी है, लेकिन हम उसमें जाना ही नहीं चाहते हैं। आप क्यों बता रहे हो? क्या यह शिक्षा नीति पे कोई घोटाला है, उस पे सीबीआई रेड हुआ है? क्या स्वास्थ्य का घोटाला है, उस पे कोई सीबीआई रेड हुई है? नहीं साहब, यह रेड हुई है शराब नीति के ऊपर, जिसमें करोड़ों का घोटाला है। 8,000 करोड़ तो सामने दिख रहा है, लेकिन अब ये समझते हैं कि चूंकि अरे भाई छोड़ो ना, मुझे शराब नीति हमने वापस ले ली, अब क्यों हमको जान के लाले पड़े हुए हैं? भाई थोड़ा सा छानबीन हो जाने दिया जाए। आप जांच से भाग रहे हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये पूरी दाल की पूरी हांडी ही काली है और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। एक और जवाब आया आम आदमी पार्टी से। उनके एक प्रवक्ता बोल रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी टीवी पे बैठ रहे हैं, किसी चैनल पे, किसी अखबार से, तो ये नहीं बोल रहे हैं कि इस शराब नीति में क्या घोटाला हुआ। तुरंत जैसे पूछेंगे शिक्षा नीति में हमारा देखिए ना न्यूयॉर्क टाइम में छपा हुआ है। अरे न्यूयॉर्को टाइम में छपा, खलीजो टाइम में छपा है, दोनों फोटो हुआ एक ही है। जब यहां एक बच्ची को लगाए हुए और दूसरी बच्ची वहां भी। अब इतना इनकी पत्रकारों की कमी हो गई है क्या खलीज टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स को, कि आपका एक वर्ड टू वर्ड, फोटो टू फोटो एकदम वही छापते हैं? छोड़ दीजिए, माफ करिए, हमको न्यूयॉर्क टाइम्स और किसी टाइम्स का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात आज आम आदमी पार्टी ने बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इनसे जब कई चैनलों ने पूछा कि भाई आप ये बताओ ना कि जो आपकी योजना इतनी अच्छी थी शराब नीति, वापस क्यों लिया जांच शुरू होते ही? तो ये कहते हैं हमको सीबीआई और ईडी से डरा दिया गया, इसलिए हमने वापस ले लिया। एक लाइन इनकी पूरी इस मोडस ऑपरेंडी क्राइम को एक्सेप्ट करने के लिए काफी है। सीबीआई और ईडी किसी को डरा देगी और डर जाएंगे, बाप लेके भाग जाएंगे अपना। इसका मतलब कि आपने दिल्ली के खजाने की, दिल्ली के टैक्स पेयर्स की बड़ी लूट की है, जिससे बचने के लिए आप सोचे कि भैया हम छोड़ देते हैं, अब इसमें जांच मत करो। लेकिन जांच तो रुकती नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान, कुछ संशोधन, उसके आधार पे कानून अपना काम कर रहा है। इसलिए मैं आज दिन में, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कुछ बताई होगी, हमारे प्रवेश वर्मा जी ने भी कुछ जानकारी दी होगी, हम आपके सामने ये जानकारी रखते हुए कि ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम सीबीईडी के डर, सीबीआई और ईडी इसके डर से हमने ये अपना शराब नीति वापस ले लिया। तो भैया मेरा ये मानना है कि एजेंसीज को ये भी चेक करना चाहिए कि क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी कुछ केस है। एजेंसीज को यह भी ध्यान रखना चाहिए
कि क्या इन्होंने ये चक्र अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए किया है कई तरह से, और यह भी जांच करना चाहिए एजेंसीज को कि इन्होंने इन पैसों का कहां कहां दुरुपयोग किया है। क्या उत्तराखंड का चुनाव, गोवा का चुनाव, पंजाब का चुनाव, ये सब चुनाव दिल्ली के इन्हीं लूट के पैसों से हुआ? क्योंकि एक तो मैं 1,51,564 करोड़ का हिसाब मांग ही रहा था अभी 2 दिन पहले यहीं बैठ के आप सबसे। तो मेरा कंक्लूजन यह है कि आम आदमी पार्टी सीधे सीधे यह बताए कि शराब नीति में कितनी लूट हुई है, कहां पर इन पैसों का दुरुपयोग हुआ है। और मुझे लगता है कि इनके एक स्टेटमेंट से जो स्वीकारोक्ति है कि हम सीबीआई और ईडी से डर गए थे इसलिए हमने वापस ले लिया, तो इनको अपने पद से मनीष सिसोदिया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो ये पद पे रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं और ऐसे भयानक बड़े घोटाले में, शराब घोटाले में फंसी ऐसे मिनिस्टर को तुरंत अपने पद से हटाना चाहिए। यह भी मांग करते हुए मैं आम आदमी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं कि इस समय बात शराब नीति की हो रही है, उस पर आप बात करें। धन्यवाद मनोज जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो? मनोज जी, सवाल है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी की ये घबराहट है, ये बौखलाहट है, क्योंकि 2024 में आप वर्सेस बीजेपी होने जा रहा है, केजरीवाल वर्सेस मोदी होने जा रहा है। यानी कि 2014 के बाद 2024 में भी जो केजरीवाल है वो ऐसे प्रधानमंत्री पद के लिए जो है वो चुनौती देने वाले हैं। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर एक पॉकेट मार भी पकड़ा जाता है ना, तो पहले यही बोलना शुरू करता है कि अरे मैं बहुत शरीफ आदमी हूं भाई साहब, गलती से मेरा हाथवा आपके पॉकेटवा पे चला गया था। तो क्रिमिनल जो माइंड है ना, अब इन बातों का क्या महत्व है? हम कह रहे शराब नीति पे बात करो, आप करो डर रहे। अब वो डरना न डरना ही तो बहुत सारे चुनाव हुए हैं। अभी तो आप छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़े थे, मध्य प्रदेश भी लड़े थे, आप उत्तराखंड भी लड़े थे, गोवा भी लड़े थे, और हर जगह जमानत जब्त करा के आए। और सब बात तो छोड़ ही दीजिए, अभी मैं कुछ देर पहले टीवी पे संजय जी हमारे साथ थे, तो कहते हैं कि हमने 3 बार बीजेपी को पटकनी दी। अरे भाई, 2014 का चुनाव कौन जीता था? 2019 का चुनाव कौन जीता था? 2017 का चुनाव कौन जीता था? और 2013 में आपकी स्थिति क्या थी? तो ये सब मत गिनाओ ना। हम पूरी बात कहेंगे तो आपको बहुत शर्म आएगी कि आप 70 में 67 सीट लाने के बाद भी विधानसभा में एमसीडी में 272 में 67 पार्षद नहीं मिले थे आपको। यही दिल्ली थी, यही लोग थे। तो इतना घमंड मत करो। हां, चुनाव होते हैं, चुनाव में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इसके डर से हम आपको दिल्ली का खजाना लूटने की परमिशन दे दें? नहीं दे सकते। मनोज भाई, मनोज अपना मोहित। मनोज जी, आज सुबह से देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, वो जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है सीबीआई रेड का, तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स के आर्टिकल्स को कोट कर रहे हैं। और अब ये जो पूरा मुद्दा ये अरे सिसोदिया जी, आपको पता नहीं लुकआउट नोटिस किसको जारी किया जाता है? अगर पता नहीं तो इसको भी पता कर लें। ये साफ लिखा है, दरअसल लुकआउट सर्कुलर, लुकआउट नोटिस भी कहा जाता है। ये एक सर्कुलर होता है जिसे एजेंसी के अधिकारियों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि आपराधिक मामले, आपराधिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो नामित शख्स है वो देश छोड़कर भाग न जाए। इसका सीधा अर्थ है सर्कुलर नोट, लुकआउट सर्कुलर, लुकआउट नोटिस सिसोदिया जी उनको जारी होता है जिन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने दिल्ली को ठगा है, जिन्होंने दिल्ली की माता बहनों परिवारों को उजाड़ा है, जिन्होंने दिल्ली के अंदर युवाओं को शराब के नशे में ढकेला है। ऐसे लोगों को लुकआउट नोटिस
जारी किया जाता है। सिसोदिया जी, ऐसे लोगों को ग्रीटिंग कार्ड नहीं दिए जाते। आप सोच रहे ग्रीटिंग कार्ड मिलेगा? आपने दिल्ली के अंदर रिहायशी इलाकों में ठेके खुलवा दिए, शराब माफिया को 144 करोड़ माफ कर दिए, 30 करोड़ माफ कर दिए, उनका कमीशन हजारों करोड़ बढ़ा दिया, 2.5% से 12% कर दिया, और आप ये कह रहे कि आपको लुकआउट नोटिस नहीं, आपको ग्रीटिंग कार्ड मिलना चाहिए। नई आबकारी नीति नहीं है, ये पापकारी नीति है, ये भ्रष्टाचारी नीति है, ये विनाशकारी नीति है, ये अत्याचारी नीति है, ये अनाचारी नीति है। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो आबकारी नीति लाए हैं वो दिल्ली के लिए विनाशकारी नीति साबित हुई है, दिल्ली के लिए पापकारी नीति साबित हुई है, दिल्ली के लिए भ्रष्टाचारी नीति साबित हुई है। और मैं आज ये कहना चाहता हूं, जब से लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हम तो दिल्ली में ही हैं। अरे सिसोदिया जी, आपको पता नहीं लुकआउट नोटिस किसको जारी किया जाता है? अगर पता नहीं तो इसको भी पता कर लें। ये साफ लिखा है, दरअसल लुकआउट सर्कुलर, लुकआउट नोटिस भी कहा जाता है। ये एक सर्कुलर होता है जिसे एजेंसी के अधिकारियों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि आपराधिक मामले, आपराधिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो नामित शख्स है वो देश छोड़कर भाग ना जाए। इसका सीधा अर्थ है सर्कुलर नोट, लुकआउट सर्कुलर, लुकआउट नोटिस सिसोदिया जी उनको जारी होता है जिन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने दिल्ली को ठगा है, जिन्होंने दिल्ली की माता बहनों परिवारों को उजाड़ा है, जिन्होंने दिल्ली के अंदर युवाओं को शराब के नशे में ढकेला है। ऐसे लोगों को लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। सिसोदिया जी, ऐसे लोगों को ग्रीटिंग कार्ड नहीं दिए जाते। आप सोच रहे ग्रीटिंग कार्ड मिलेगा? आपने दिल्ली के अंदर रिहायशी इलाकों में ठेके खुलवा दिए, शराब माफिया को 144 करोड़ माफ कर दिए, 30 करोड़ माफ कर दिए, उनका कमीशन हजारों करोड़ बढ़ा दिया, 2.5% से 12% कर दिया, और आप ये कह रहे कि आपको लुकआउट नोटिस नहीं, आपको ग्रीटिंग कार्ड मिलना चाहिए। दिल्ली के आवाज उठाने वाले विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, मैं रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से अनुरोध करूंगा तो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री हरिहर रघुवंशी जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वे मेरे सवालों का जवाब जरूर देंगे। मेरा पहला सवाल है, 5 नवंबर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, और उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि शराब के ठेकेदारों को नॉन कन्फर्मिंग एरिया में भी शराब के ठेके खोलने की अनुमति दी जा रही है। मैं सीबीआई से मांग करता हूं कि अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के वे सभी मंत्री
जो उस बैठक में उपस्थित थे, इनके खिलाफ एफआईआर हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास या दिल्ली की कैबिनेट के पास यह अधिकार है ही नहीं कि मास्टर प्लान का वायलेशन करके नॉन कंफर्मिंग एरिया में या रिहायशी क्षेत्रों में गली गली में शराब के ठेके खोलने की अनुमति दे सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास, दिल्ली के मंत्रिमंडल के पास यह अधिकार नहीं था। उन्होंने कानून और कायदे का उल्लंघन करके यह फैसला लिया। मास्टर प्लान 2021 नॉन कंफर्मिंग एरिया में शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं देता है। यदि आपको नॉन कंफर्मिंग एरिया में शराब की दुकान खोलनी थी, पहले मास्टर प्लान को अमेंड करना पड़ता था। तो ये जो फैसला उन्होंने लिया वह पूरी तरह से गैर कानूनी और नियमों का उल्लंघन करके लिया गया। इसलिए मैं सीबीआई से मांग करता हूं अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मेरा दूसरा उनसे सवाल है, और मैंने हाउस के अंदर भी कहा था, हाउस के बाहर भी कहा था, कि ये जो नई एक्साइज पॉलिसी आई है, इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और उस पर हमने अपनी ओर से उसके समर्थन में कुछ तर्क भी दिए थे, विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी। मेरा दूसरा उनसे सवाल है कि जो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड थे, उन शराब के ठेकेदारों को शराब के ठेके क्यों दिए गए? तीसरा हमारा उनसे सवाल है कि शराब निर्माताओं को शराब की बिक्री करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है, तो शराब निर्माताओं को शराब की बिक्री करने की अनुमति किस लिए दी गई? चौथा मेरा सवाल है कि दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती थी और केवल शराब के ठेकेदारों को 2% कमीशन मिलता था। उस कमीशन को बढ़ाकर 12% क्यों किया गया? मेरा अगला सवाल है, पांचवा सवाल है कि यदि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसकी जांच दिल्ली सरकार की लैब में नहीं होगी, बल्कि दिल्ली के जो शराब के ठेकेदार थे उनकी लैब में उसकी टेस्टिंग होगी। शराब के ठेकेदारों को यह अधिकार क्यों दिया गया? मेरा छठा सवाल है कि दिल्ली में 21 ड्राई डेज होते थे, उनकी संख्या घटाकर 3 किस लिए की गई? मेरा सातवां सवाल है कि शराब परोसने का समय रात 11 बजे तक होता था, बगैर दिल्ली पुलिस से एनओसी लिए हुए उसको प्रातः 3 बजे तक उस समय सीमा को क्यों बढ़ाया गया? मेरा आठवां सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह घोषणा की कि हम दिल्ली के लोगों को शराब पीने के तरीके भी सिखाएंगे और उसके लिए दिल्ली में 5 स्कूल खोले जाएंगे। ये बात भी उन्होंने कही। 9वां मेरा सवाल है, उन्होंने दिल्ली में डांस बार की भी अनुमति दी, अपनी जो नई एक्साइज पॉलिसी है। और 10वां सवाल है कि शराब के ठेके के साथ ही बैठकर लोगों को शराब पीने की अनुमति दी। इससे दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब होती। यह सवाल भी हमने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी उठाया था। और यह आप सभी को मालूम है कि कोविड-19 के नाम पर लाइसेंस धारकों को 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई। इसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा। ठेकेदारों को 30 करोड़ रुपए की जो धरोहर राशि थी उसको भी वापस कर दिया गया। इसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। बियर पर प्रति केस 50 रुपए की जो छूट दी गई, इसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। और
मेरा अंतिम सवाल है कि दिल्ली में शराब की बिक्री तो बढ़ गई, लेकिन दिल्ली सरकार का राजस्व कम हो गया। अरविंद केजरीवाल ने तो यह कहा था कि इस नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। तो वे बताएं कि राजस्व 10,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं आया, ये पैसा किसकी जेब में गया। और अंत में मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये पहले इस नई शराब नीति की बहुत प्रशंसा करते थे, जब ये इतनी अच्छी शराब नीति थी तो उसको अब वापस क्यों लिया गया है। मैं अरविंद केजरीवाल से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो तुरंत मानसून सत्र बुलाएं और इस नई एक्साइज पॉलिसी पर भी चर्चा कराएं। और जो दिल्ली में उनकी सरकार ने अनेक घोटाले किए हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का घोटाला है, चाहे वो डीटीसी का घोटाला है, चाहे वो हॉस्पिटल्स का घोटाला है, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला है, चाहे वो राशन का घोटाला है। ये जो अनेक घोटाले दिल्ली की सरकार ने पिछले 6-7 सालों में किए हैं, इन पर भी चर्चा हो। वो तुरंत दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाएं, यह मैं अरविंद केजरीवाल से मांग करता हूं। और सदन में चर्चा कराएं, उसको डायरेक्ट लाइव कराएं, जिससे कि दिल्ली और देश के लोग देख सकें आखिर सच्चाई क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। यही बात मैं कहना चाहता था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई सवाल? रामवीर जी, अभी मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली बार लिखित पॉलिसी पे बोले, कहते हैं उन्होंने ये कहा कि जो बीजेपी अलग करी 8,000 करोड़ का घोटाला वो सब हुआ नहीं, और अगर सही तरह से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट अगर बीजेपी होने देती तो कम से कम 10,000 करोड़ का जो है प्रसाद दिल्ली को फायदा होता। और उन्होंने ये भी पिच कर दिया कि बीजेपी इसलिए डर रही है क्योंकि 2024 में केजरीवाल वर्सेस मोदी रहेगा। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने विधानसभा के अंदर दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पूछा था, क्या मास्टर प्लान का वायलेशन करके शराब के ठेके खुल सकते हैं? उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा कि शराब के ठेकेदारों का कमीशन बढ़ा दिया गया है, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। और मैंने उस समय हाउस में कहा था, रिकॉर्ड पर है, कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मैं बताऊं कि काफिला क्यों लूटा। तेरा था रहजनों से वास्ता, मुझे रहजनों से गिला नहीं। सिसोदिया, तेरी रहबरी पर सवाल है। ये बात मैंने हाउस के अंदर कही थी, और वो मेरे और दिल्ली प्रदेश भाजपा के किसी भी विधायक के जो सवाल थे, जवाब हाउस के अंदर नहीं दे पाए थे। 1 मार्च 2022 को क्या उस समय सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी की ओर से कोई अड़चन उत्पन्न की जा रही है? उस समय तो सिसोदिया ने कहा कि हमें नई शराब नीति से 10,000 करोड़ रुपए की आय होने वाली है। तो 1 मार्च 2022 को क्यों नहीं हाउस के अंदर, यदि उनके सामने हमारे द्वारा कोई अड़चन उत्पन्न की जा रही थी, तो उन्होंने क्यों नहीं हाउस में इस बात की चर्चा की? मैं पूछना चाहता हूं, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल ने जो बैठक उनकी अध्यक्षता में हुई, जो उन्होंने नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब के ठेके खोलने की अनुमति दी, पूरी तरह से कानून कायदे का उल्लंघन हुआ है। सीबीआई को अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उनके पास ये अधिकार नहीं था, और ये पॉलिसी बनाकर ही उन्होंने दिल्ली के शराब के ठेकेदारों को कहा कि अब आप जहां चाहोगे वहां शराब के ठेके खोल सकोगे। यदि आप खेत में चाहोगे, खेती बाड़ी की जमीन में भी आप शोरूम बनाकर शराब का ठेका खोल सकोगे। तो शराब के ठेकेदारों को लगा कि ये तो बहुत बढ़िया पॉलिसी अरविंद केजरीवाल ने बना दी है, और फिर ये सब कुछ जो रियायतें दी गई, तो ठेकेदारों के साथ, शराब ठेकेदारों के साथ मोटा लेन देन हुआ। पर उनका ये कहना है कि दुनिया की सबसे बेस्ट पॉलिसी है, इसे लागू ढंग से नहीं करने दिया। लागू होता तो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता। और केंद्र सरकार जो आरोप लगा रही है, जो आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, जो FIR दर्ज की गई है, उसमें भी
उन पैसों का जिक्र नहीं है कि कितने करोड़ का घोटाला है। आप मुझे ये बताइए, आप कानून कायदे का आप उल्लंघन कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर होके, इसका जवाब दो। मैं चुनौती देता हूं चीफ मिनिस्टर को, यदि उनके पास ये अधिकार था तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे। कैसे उन्होंने नॉन कंफर्मिंग एरिया में, कैसे उन्होंने गली गली में शराब के ठेके खोलने की अनुमति दे दी, अरविंद केजरीवाल बताएं। और उसमें हमने कहा पर्चे लगाई। यदि मास्टर प्लान रिहायशी क्षेत्रों में गली गली में नॉन कंफर्मिंग एरिया में शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन का और हमारे सभी बीजेपी के एमएलए के धर्म था कि हम कानून कायदे का उल्लंघन दिल्ली की सरकार को ना करने दे, और वही काम हमने किया। क्या हमने गलत किया बताएं? तो अभी के मास्टर प्लान को रिवाइज करना है, व्हाट्स योर इंटेंशन? अरे भाई आप उसकी बात कहां से आ गई? पहले तो ये बताएं कि मास्टर प्लान का वायलेशन करके उनके मंत्रिमंडल ने कैसे फैसला ले लिया? उनके पास तो अधिकार ही नहीं था। यह अधिकार तो किसी के पास भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, यदि कहीं नॉन कंफर्मिंग एरिया में शराब का ठेका खोलना है तो पहले आपको मास्टर प्लान अमेंड करना पड़ेगा। पहले डीडीए की बैठक होगी, अथॉरिटी की बैठक होगी, उसमें प्रस्ताव आएगा। डीडीए की बैठक में जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तो वो मिनिस्ट्री ऑफ यूडी को जाएगा, ऑब्जेक्शंस मांगे जाएंगे और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है। उसके बाद जब मास्टर प्लान अमेंड हो जाएगा तभी आप नॉन कंफर्मिंग एरिया में शराब के ठेके खोल सकते हैं, उससे पहले नहीं खोल सकते। अरविंद केजरीवाल, तुमने और तुम्हारे मंत्रिमंडल ने अनुमति कैसे दे दी? देखिए सर, नॉन कंफर्मिंग एरियाज की आपने बात की, वॉयलेशंस की आपने बात की, लेकिन जब आप हजारों करोड़ की घोटाले की बात कर रहे हैं, सिसोदिया जी ने तीसरी में बोला कि जो एफआईआर लिखी गई है उन्होंने जो देखी उसमें केवल 1 करोड़ रुपए की घोटाले की केवल बात की, तो डिफरेंस अमाउंट जो जिसकी आप बात करें वो कहां से आता है? मैं आपको बता रहा हूं ना, ये कुछ रिकॉर्ड में होगा। आप मुझे बताइए, जिन एरिया में आप शराब के ठेके खोलने की अनुमति दे ही नहीं सकते हैं, तो आपने 850 शराब के ठेके खोलने की अनुमति उन क्षेत्रों में कैसे दे दी? आपने 2% से कमीशन 12% क्यों कर दिया? आपने ड्राइवेज की संख्या 21 से घटाकर 3 क्यों कर दी? आपने समय रात 11 बजे से बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक क्यों कर दिया? यदि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसकी टेस्टिंग भी शराब के ठेकेदार की लैब में की जाएगी। ये अधिकार आपने शराब के ठेकेदारों को क्यों दे दिया? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। जो कुछ उन्होंने रियायत मांगी, सारी रियायतें अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब के ठेकेदारों को, दिल्ली के लोगों को लूटने के लिए दी। धन्यवाद। और धन्यवाद आपका कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आप सब यहाँ पधारे। आज सुबह से एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की टीम मीडिया के सामने आती है, लेकिन इधर उधर की बातें तो करती है, लेकिन जो मूल प्रश्न है, जो आज विपक्ष भी पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है दिल्ली में विपक्ष होने के नाते, और जो अब जनता पूछ रही है, उनका जवाब नहीं दिया। इसी कड़ी में आज कुछ और बातें आपके सामने रखने के लिए हमारे साथ सांसद भाई परवेश वर्मा जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार बलदेव सिंह जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ डाइस पर हमारे प्रवक्ता यासिर जिलानी जी और केवल शर्मा जी हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे सांसद भाई परवेश वर्मा जी से, आप सबको संबोधित करें। भाई परवेश जी। आप सभी को नमस्कार। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर
एलओसी खुलने का सफर आईएसए टू एलओसी शुरुआत करी थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, और आज इनकी एलओसी खुल गई है। और सुबह मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट किया कि मैं दिल्ली में ही हूँ, कहां पर आना है मुझे, जहां पर बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि एलओसी खुलने का मतलब कोई आपको थाने वाले नहीं बुलाएंगे, कोई आपको पुलिस नहीं बुलाएगी। जो वो गुमराह कर रहे हैं देश को कि एलओसी खुलने का मतलब होता है कि सारे एयरपोर्ट के ऊपर में आपका लुकआउट सर्कुलर नोटिस भेज दिया गया है कि आप जो आपके साथ में एफआईआर में 2 एक्यूज्ड हैं, एक है विजय नैयर और एक है दिनेश अरोड़ा, जैसे ही सीबीआई जांच शुरू होती है दोनों ही देश छोड़कर भाग जाते हैं। अब जो बाकी एक्यूज्ड हैं वो भी कोई देश छोड़कर ना भाग जाए, इसलिए एलओसी जारी की गई। तो मनीष सिसोदिया जी जो इतना उतावलापन दिखा रहे हैं, उनके सारे नेता बार बार पूछ रहे हैं कि भाई क्या मिला क्या मिला क्या मिला, तो आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि क्या मिला है और क्या क्या मिला है। जितनी बार भी आम आदमी पार्टी से एक सवाल पूछा गया, अभी तक आम आदमी पार्टी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई। बाकी तो वो सब बोल रहे हैं कि आपने 2% से 12% कमीशन क्यों किया। जब भी उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो वो बोलते हैं हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छप गया है, तो हमको लाइसेंस मिल गया है करप्शन करने का। मैं आज दोबारा ये सवाल पूछता हूं कि आपने 2% से 12% कमीशन क्यों किया, केवल इस बात का जवाब दे दें। और जो L1 लाइसेंस होल्डर थे उन सबको मनीष सिसोदिया ने अपनी कलम से लाइसेंस दिया, प्राइवेट लोगों को लाइसेंस दिया। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं मीडिया के सामने कि ये 1 करोड़ 2 करोड़ का मामला नहीं है, ये सैकड़ों करोड़ का मामला है। जब हम इनसे 2 से 12% का सवाल पूछते हैं तो ये बोलते हैं हमने बहुत शिक्षा में क्रांति ले आए हैं और हम चिकित्सा में क्रांति ले आए हैं। आज इनकी चिकित्सा की क्रांति के कुछ सबूत वो हमने ट्वीट किए थे कि जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं उनकी खुद की धर्मपत्नी को दिल्ली की चिकित्सा व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं। ये एक बिल की कॉपी है। ये बिल मनीष सिसोदिया और श्रीमती मनीष सिसोदिया, ये दोनों के दोनों 2014 से लेकर 2021 तक की ये बिल है। 22,61,000 रुपया, 22,61,120 रुपया ये टैक्स पेयर का अपने इलाज पर खर्च कर चुके हैं। और कौन कौन से हॉस्पिटल में इन्होंने इलाज कराया? मैक्स हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में। तो ये कोई 15 बिल है, 15 में से 12 बार ये अपोलो गए। तो क्या अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का है? जैसे ही इनको खांसी होती है ये सीधा अपोलो भाग जाते हैं।
जैसे ही उनको वायरल फीवर होता है ये सीधा अपोलो भाग जाते हैं, अपने मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाते, ये दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पताल नहीं जाते। ये बिल है 22,61,000 रुपया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, और कल भी मैंने कहा था, और मैं आज सारे आम आदमी पार्टी के सांसद, उनके मंत्री, उनके विधायक, मैं आज उनके परिवार वालों से कुछ कहना चाहता हूं और उनके बच्चों से कुछ कहना चाहता हूं कि आपके पिताजी बार बार ये कहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में जज का बच्चा भी पढ़ता है, गरीब का बच्चा भी पढ़ता है। आज तक वो जज का नाम तो आपने नहीं बताया किसका बच्चा पढ़ता है। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि बच्चों, अगर अपने पिताजी को आज बोलो, अगर आपको आपकी शिक्षा क्रांति पर इतना विश्वास है तो हम सबका नाम प्राइवेट स्कूलों से काटकर दिल्ली सरकार के स्कूलों में दाखिला करवा दें। वो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, खुद का इलाज अपने सरकारी अस्पतालों में नहीं कराते हैं, अपनी धर्मपत्नी को, उनकी धर्मपत्नी को विश्वास नहीं है कि जब उनकी धर्मपत्नी कहती है मनीष सिसोदिया जी से कि मेरी तबीयत खराब है, आपने चिकित्सा में इतने अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए हैं, मेरा एडमिशन वहां करा दीजिए, तो मनीष सिसोदिया कहते हैं नहीं, आप सीधा अपोलो जाइए, तो अपोलो में इलाज होता है। इसके अलावा मैं आपको एक आज बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं। वो बड़ी जानकारी ये है कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो डील हुई थी, ये जो पॉलिसी बनी थी, ये दिल्ली के ओबराय होटल में एक स्वीट बुक था। 6 महीने लगातार वो स्वीट बुक रहा। वहां पर दिल्ली के एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज कमिश्नर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, कुछ लिकर माफिया और कुछ पॉलिटिकल परिवार के लोग उस मीटिंग में शामिल होते थे। वो पॉलिटिकल परिवार है जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके परिवार के लोग उस मीटिंग में शामिल होते थे। वो एक प्राइवेट प्लेन में आते थे, एक बहुत बड़ा उनके राज्य का शराब माफिया है, उसके प्राइवेट प्लेन में आते थे, और ये जो स्वीट बुक था ये उन्होंने ही बुक कराया था, और उन्होंने ही सेम पॉलिसी पंजाब में लागू कराई है। उन्होंने ही मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर, अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया, और ये पॉलिसी उनके राज्य में भी चलती है, तेलंगाना में, और इस पॉलिसी को वो पश्चिम बंगाल में भी चालू करवाया। केसीआर के परिवार के लोगों ने, यहाँ के जो L1 लाइसेंस होल्डर थे, पहले वो अपने लोग बनाए, और पहली इंस्टॉलमेंट जो मनीष सिसोदिया को मिली, आम आदमी पार्टी को मिली, वो 150 करोड़ रुपए की थी। 150 करोड़ रुपया सबसे पहले डील में इनको मिला। वो जो लोग आते थे तेलंगाना से, उन लोगों ने पहली इंस्टॉलमेंट इनको 150 करोड़ रुपया दिया, और उसके बदले में तय हुआ कि जो L1 का जो कमीशन है, वो कमीशन पहले हम लेंगे, हम इसका प्रॉफिट कमाएंगे, उसके बाद में आप इस काम को कर सकते हैं। तो मेरा ये आरोप है, मनीष सिसोदिया ये बताएं कि क्या उन्होंने, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके परिवार के लोगों के साथ में मीटिंग करी या नहीं करी? उनके परिवार के लोगों के साथ में ओबराय होटल में आप मिले या नहीं मिले? इस बात का मनीष सिसोदिया जवाब दे। और मैं चाहता हूं इससे पहले कि वो कोर्ट में अपने इस जुर्म को कबूले, स्वीकार करे,
और सारे सबूत आए। एक उप मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि जब ये सारी बातें सामने आ रही हैं, वो खुद जनता के सामने आकर माफी मांगे कि मैंने गलत काम किया है, मैंने इतना करोड़ों रुपया अपनी पार्टी के कहने से, अपने मुख्यमंत्री के कहने से इकट्ठा किया है, उसको कहां कहां ट्रांसफर किया है, वरना बाद में तो ये कोर्ट में आएगी ही। अगर वो अपनी बात को स्वीकार करे और माफी मांगे, इससे बेहतर मेरी उनको फ्रेंडली एडवाइस नहीं हो सकती। तो ये मुझको आज कहना था। एलओसी इसलिए खुली क्योंकि ये लोग देश छोड़कर ना जाएं। जो जांच एजेंसी है उनको ऐसा अनुमान था कि जो 2 लोग चले गए हैं औरों की तरह, इनमें से कुछ लोग और जा सकते हैं, इसलिए ये एलओसी खुली है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता भाई सिसरा जी से कि आप सबको संबोधित करें। एक बॉलीवुड का बहुत मशहूर गाना हुआ था, देख तेरे संसार की कितनी कैसी हुई, देख तेरे संसार की हालत क्या हुई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। यही जो कल तक कहता था अरविंद केजरीवाल कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, करप्शन वालों को देश के गद्दार का तगमा मिलना चाहिए, उनको गद्दार माना जाना चाहिए। आज उन्होंने ट्वीट करके कहा करप्शन तो मुद्दा ही नहीं है, सीबीआई और ईडी को रेड नहीं करनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सीबीआई और ईडी को रेड नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि सीबीआई और ईडी आजकल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी के जो पैसे के लेन देन हुए हैं उन लोगों को अरेस्ट कर रही है। जैसे परवेश जी ने बताया, ये कुछ नामों में हिचकिचाहट कर रहे थे, शायद परिवार का तो बताया और सारी बातों के उन्होंने खुलासे किए। और जो लोग भागे हुए हैं, मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि मेरे को बताओ कहां आना, तुम्हें कहीं नहीं आना, बस तुम्हें भागना नहीं है। जैसे सत्येंद्र जैन की यादाश्त चले गई, बस मनीष सिसोदिया जी आप इतनी कृपा करना, बादाम खाते रहना, आपकी यादाश्त ना चले जाए, बस इतना उपकार करना दिल्ली के लोगों के ऊपर। परवेज जी ने बताया ओबराइज में मीटिंग होती रही, उस ओबराइज की मीटिंग, ये सारी इस करप्शन की गढ़ जो है वो ओबराइज होटल से ही शुरू होती है। ओबराइज होटल के अंदर तब के दिल्ली के कमिश्नर, तब के दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर मनीष सिसोदिया, अमित अरोड़ा, विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, अमन ढल, वरिंदर सिंह ढल और मिस्टर नायर, ये सब लोग ओबराइज में बैठ के, और इनके सरगना का संचालन कौन करते थे? के कविता, जो कि केसीआर के परिवार से हैं। के कविता में ही उनकी बेटी है और वही सारे साउथ के लोगों को यहां पर लेके आए थे। रेड्डी ब्रदर्स को लेके आए, मगुंटा की, जो जिनकी मगुंटा के नाम से शराब के लाइसेंस है, यहां पे एडवांस में पैसा दिया गया। पंजाब इलेक्शन और गोवा इलेक्शन के लिए एडवांस पैसा दिया गया। और मैं आपको तरीकों के साथ किस किस तरीक को, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने पैसे लिए कितने कितने हैं। ये कल भी कह रहे थे कि हमारा बता नहीं रहे, मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे बता नहीं रहे हमने कितने पैसे लिए हैं। हम बता रहे हैं भाई, आप सुन नहीं रहे, सारा देश सुन रहा है मनीष सिसोदिया जी, बस एक आप ही को नहीं सुन रहा, क्योंकि आपने दे रखे हैं इसलिए आपको सुनना भी चाहते हैं आप।
तो कितने पैसे लिए आपको परवेज ने अभी बताया? 150 करोड़ रुपया एडवांस दिया, एडवांस। इसके बाद कितने कितने पैसे लिए आप सुनकर हैरान होंगे। अमन ढाल ने, जिसकी ब्रिडको की शराब की फैक्ट्री है, जिसकी ब्रिडको की होलसेल का काम है, जो 2% पे काम करता था, उसको अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी कलम साइन करके, अरविंद केजरीवाल जी ने कलम साइन करके 12% उसकी कमीशन बढ़ा दी, 2% से 12%। और आप याद रखें मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं को, ये जो 2% से 12% का धंधा किया है, ये कोई ऑक्शन नहीं हुई, ये कोई पर्ची लॉटरी नहीं निकली, इनको सीधा लाइसेंस अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, इनके ऊपर तो ऑक्शन भी नहीं कराई। ये दिल्ली में याद रहना चाहिए कि दिल्ली में जो सबसे बड़ा घोटाला, इसमें ऑक्शन नहीं, लोगों को बोलते हैं ऑक्शन कराई है, होलसेल की उन्होंने ऑक्शन नहीं कराई, बकायदा उन्होंने खुद सिलेक्ट करके जिसको काम देना था दिया। और किसको दिया? ब्रिडको को दिया, अमन ढल को दिया। अमन ढल कोई इतना प्यारा है अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को, कितना प्यारा है कि खाली दिल्ली में नहीं, अब पंजाब में भी इसी के पास काम है। याद रखिएगा, अमन ढल के पास पंजाब का भी काम है। और अभी पूछते थे कहां कहां कितने कितने पैसे दिए, तो जिन लोगों ने सीबीआई को जाकर बताया, जिसने 2.5 करोड़ दिया उसने भी अपना बयान दर्ज कराया है, जिसने 3 करोड़ दिया उसने भी अपना बयान दर्ज कराया है। और खाली एक ब्रिडको कंपनी अमन ढल ने 50 करोड़ रुपया दिया और 18 करोड़ रुपए का एक सिंगल क्रेडिट नोट काटा। इसको नोट करिएगा, 18 करोड़ का सिंगल क्रेडिट नोट काटा अमन ढल ने, जो मनीष सिसोदिया के पास कैश गया। और आप हैरान हो जाएंगे, जिसको क्रेडिट नोट काटा अमन ढल की कंपनी ब्रिडको ने, उसको शराब भी नहीं बेची, शराब भी नहीं बेची, फिर भी 18 करोड़ का क्रेडिट नोट। रिश्वत के पैसे क्रेडिट नोट के माध्यम से आते थे। और ये पैसे की तारीखों के साथ मैं बताना चाहता हूं। 3 करोड़ रुपया अप्रैल के महीने में एनवी डिस्टिलर्स अशोक जैन से 3 करोड़ रुपया लिया अमन ढल ने लेकर, और अर्जुन पांडे के माध्यम से ये पैसा ट्रांसफर हुआ। अशोक जैन ने 3 करोड़ रुपया एनवी डिस्टिलर्स ने दिया। इसी तरह ऋषि बाली ने पहले हफ्ते में 3 करोड़ रुपया दिया, वो भी अमन ढल के थ्रू दिया गया। इसी तरीके 4.5 करोड़ रुपया जो पंजाब में फैक्ट्री थी ब्रॉसम्स की, चड्डा फैमिली की, उन्होंने 4.5 करोड़ रुपया के कविता, जो कि केसीआर की बेटी है, उसके माध्यम से अपनी फैक्ट्री जो सील कर दी गई थी पंजाब में, उसको खुलवाने के लिए 4.5 करोड़ रुपया दिल्ली में आई कविता, और दिल्ली में वो पैसे का लेन देन हुआ। उसके बाद फैक्ट्री डीसील की गई, 3 करोड़ रुपया कैश और 1.5 करोड़ रुपया क्रेडिट नोट के माध्यम से दिया गया। बाद में वो क्रेडिट नोट कैंसिल किया गया, उसके अगेंस्ट भी कैश दिया गया। कुल 4.5 करोड़ रुपया दिया गया और वो पैसा कविता के माध्यम से दिया गया और मनीष सिसोदिया ने लेकर पंजाब की वो शराब की फैक्ट्री को डीसील कराया। मनीष सिसोदिया जी के दिनेश जी के साथ क्या रिश्ते हैं, ये मीडिया के बंधुओं ने उनसे पूछा भी था, लेकिन मनीष जी ने जवाब नहीं दिया। तो मैं मनीष जी से पूछना चाहता हूं, मनीष जी दिल्ली के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, आप बार बार कहते हो शिक्षा की बात करते हो, आप हेल्थ सर्विसेज की, लेकिन आप एक्साइज की चोरी पे क्यों भागते हो? हमारे बड़े स्पष्ट सवाल हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर जवाब देकर मीडिया बंधुओं से मैं जरूर कहूंगा, भाई आप उनका भाषण सुनने मत जाया करो, उनसे सवाल पूछा करो। और सवाल हम आपको देते हैं, क्या क्या सवाल है? 150 करोड़ रुपया बिल्ड जिसकी थी, 150 करोड़ रुपया। अमित अरोड़ा जिसकी कंपनी है यूनिक बिस की 150 करोड़ की एयरपोर्ट की बिल्ड थी, जिसकी 250 करोड़ की बिल्ड थी, उसको काम नहीं मिला, क्योंकि अमित अरोड़ा नजदीकी है मनीष सिसोदिया जी का, तो 150 करोड़ वाले को एयरपोर्ट का काम मिला, 250 करोड़ जिसकी बिल्ड थी उसको एयरपोर्ट का काम क्यों नहीं दिया मनीष सिसोदिया जी? इसका जवाब दीजिए। 2.5% से आपने 12% कमीशन की और किसी की ऑप्शन नहीं की। बिना देश का पहला व्यापार है जब सरकार तय करती है कि प्राइवेट आदमी को 12% कमीशन देनी होगी, और उस 12% कमीशन देने वाले लोगों का जो लाइसेंस दिए उसको मनीष सिसोदिया जी ने लाइसेंस दिए। इसका जवाब दो, आपने ये काम क्यों किया?
मनीष सिसोदिया जी, आपने बार बार पूछा कि मैंने गलत क्या किया है। 9,000 करोड़ रुपया आपने कहा हमारा रेवेन्यू आ रहा है। मनीष सिसोदिया जी ने कहा, फिर केजरीवाल जी ने पीसी करके कहा, लेकिन जब चोरी पकड़ी गई तो बोले 3500 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। हमने जो अंदाजा लगाया था वो पैसा आया नहीं, लेकिन एलजी साहब के कारण हो गया। तो मनीष सिसोदिया जी, पिछले 8 महीनों से आप कह रहे थे ये पॉलिसी सबसे बढ़िया है, 9,000 करोड़ प्रॉफिट आएगा, वो पैसा कहां गया? जो सरकारी खजाने का पैसा था, 3500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है? मनीष सिसोदिया जी, इसका भी जवाब दीजिएगा। और अंत में मैं आप सबको बताना चाहता हूं, उनके जो मित्र हैं, जिनके साथ उनका बड़ा स्नेह है, उनको उन्होंने जो महादेव डिस्टिलरीज थी उसके सारे लाइसेंस छीनकर, ध्यान दीजिएगा, इसको बड़ी इंपॉर्टेंट है, महादेव डिस्टिलरीज के सारे लाइसेंस छीनकर मनीष सिसोदिया जी ने अपने निजी मित्र, जिनकी आजकल भागा हुआ है भगौड़ा है, दिनेश अरोड़ा, जिसकी फोटो भी उन्होंने डिलीट की थी, उस दिनेश अरोड़ा को दिए, जिसने अपनी नई कंपनी खोली और वो कंपनी खोलकर अपने सारे लाइसेंस मोहन गोल्ड वाटर, मोहन वेकिंस, विस्किन, एडी क्रेन, मधुसा, एडी ब्लॉसम, एल्को ब्रूस, रेडिको, मोदी और चिमनाई, ये सारे लाइसेंस जो हैं ये महादेव के पास थे, उससे छीनकर इन्होंने अपने दिनेश, जो इनका चेता है, जो भागा हुआ है, ये दिनेश जिसकी फोटो इन्होंने डिलीट की थी, याद रखिएगा फोटो, ये दो चोर जो भागे हुए हैं दिल्ली छोड़कर, एक का नाम दिनेश है, दूसरे का नाम विजय नायर है, ये दोनों भगौड़े हैं, इनको सीबीआई ढूंढ रही है। और ये मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ इनकी फोटो है। अब आजकल इनसे पूछो कहां है, तो कहते हैं हम तो जानते भी नहीं। इनकी फोटो डिलीट क्यों की, इसका जवाब दिल्ली और देश के लोग आज आपसे पूछ रहे हैं। धन्यवाद। इन्होंने भागे नहीं है, बात ठीक कहा। ये जो लोग हैं, ये मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी ने कहां छुपा रखे हैं? मैं उनसे आग्रह करता हूं अपने मित्रों का पता बताएं और कहां छुपा रखे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो इनको बाजू से पकड़कर सीबीआई के सामने लेकर आए, जिनको आपने छुपा रखा है। धन्यवाद सर जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो जी। सर, मेरा सवाल है, काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ओबराय में मीटिंग हो रही थी और आप ये कह रहे हैं कि पंजाब की भी एक्साइज पॉलिसी दिल्ली के पैटर्न पे दी गई, तो आपको लगता नहीं कि जो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है उसका दायरा बंगाल में भी और पंजाब में भी होना चाहिए? जाना चाहिए। और उस मीटिंग के अंदर राघव चड्ढा, चीमा जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कैर सिन्हा जो वहां के सेक्रेटरी एक्साइज कमिश्नर हैं, और वहां के जो ये राघव चड्ढा के साथ दिनेश अरोड़ा और विजय नायर, ये सारे मनीष सिसोदिया के घर के ऊपर 30 तारीख को मैंने डेट किसी करके यहाँ बताई थी, ये सब इकट्ठे हुए थे। और वही लोगों ने, जिन्होंने दिल्ली में कब्जा कर रखा है, शराब पर लूट कर रहे हैं, वही लोग अब पंजाब में गए हैं। तो बिल्कुल हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात अभी इन्होंने याद कराई। ये आजकल सौरभ भारद्वाज बहुत बोल रहे थे, कह रहे थे बताओ गलत क्या हुआ। सौरभ जी को बताना चाहते हैं, ये जो अमन ठग है, अमन ढल का और सौरभ भारद्वाज का क्या रिश्ता है, ये सौरभ जी बताएंगे तो अच्छा, नहीं तो फिर हम बताएंगे। अमन ढल का और सौरभ जी का क्या रिश्ता है, यह भी लोगों के सामने आना चाहिए। और पंजाब में अमन ढल को काम क्यों मिला, राघव चड्ढा इसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि वहां राघव चड्ढा ही सब लेन देन कर रहे हैं। इसलिए आपने जो कहा, हम जल्दी ही चंडीगढ़ का यूनिट जो है सीबीआई का, हम उनको भी, क्योंकि ये सारा पैसे का लेन देन चंडीगढ़ में हो रहा है, पंजाब एक्साइज पॉलिसी का लेन देन चंडीगढ़ में हो रहा है, और चंडीगढ़ जो है वो सीबीआई की जुरिडिक्शन में आता है। और ईडी के पास हम ये लिखित में स्पेसिफिक कंप्लेंट बताएंगे कि पंजाब के अंदर पैसे का लेन देन चंडीगढ़ में कैसे हुआ, और सीबीआई उसके ऊपर भी कार्रवाई करे। रमेश, तो यह भी बता रहा है कि सीबीआई को जांच में कुछ नहीं मिला। मैं समझता हूँ अगर उनके घर में अगर 2-4 करोड़ रुपए मिलते तो मनीष सिसोदिया से बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि 3 महीना पहले अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया था कि रेड होने वाली है, और 1 महीना पहले दिल्ली के एलजी ने उसके लिए जांच की सिफारिश कर दी थी। तो हम भी और आप भी मेरे ख्याल से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि उनके घर में कोई कैश मिलने वाला है या कोई गोल्ड मिलने वाला है। तो जो अपना सीबीआई लेने गई थी वो उनको मिल गया, उनका मोबाइल मिल गया, उनके कंप्यूटर मिल गए। बाकी जो जांच होगी, पैसा कहाँ छुपाया हुआ है, अपने घर में तो छुपाएंगे नहीं, कहाँ का छुपाया हुआ है वो
सारी बातें, सारे लोकेशन सामने आ जाएंगे। ये लगातार जो प्रश्न आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि देश का विकास कैसे संभव हो सकता है अगर केंद्र सरकार इस तरीके से सीबीआई और ईडी का गेम प्ले करेगी लगातार। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूँ कि पहले दिल्ली के लोगों को टैंकर से पानी मत दे, दिल्ली के लोगों को साफ पानी दे पीने के लिए, दिल्ली की कॉलोनियों में सड़कें बनवाए, दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन दे, जो गुजरात में स्कीम की गारंटी करके आए हैं, दिल्ली में भी बेरोजगारी भत्ता दे, दिल्ली में भी महिलाओं को 1,000 रुपए महीना दे। ये सारे काम दिल्ली में तो करे पहले, उसके बाद में देश की चिंता करे। प्रदेश जी, ये जो तेलंगाना से आपने पूरी एक्साइज पॉलिसी के तार जोड़े हैं, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए कि ये कैसे डील हुई और कैसे आप बता रहे हैं कि तेलंगाना के सीएम के रिश्तेदार भी इसमें मिले हुए हैं, तो क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, क्या उनका नाम भी इस एफआईआर में है या नहीं है? देखिए, अभी तो उन लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है जो सारे लोग डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व थे, जो इसके बाद में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उसके बाद में अभी जो तार जुड़ेंगे, सारी बातें आएंगी सामने, जितने लोगों को सीबीआई बुलाएगी, वो जितने अपने स्टेटमेंट देंगे, उनसे जो तार जुड़ेंगे, उसके बाद में उन लोगों के हाथ में भी कार्रवाई होगी। अभी 9 दिन और बाकी है एक्साइज पॉलिसी को ओल्ड मॉडल को लागू किया। तो अभी जो सीबीआई ईडी का जो तमाशा चल रहे हैं, उसके इस सिलसिले में इसको क्या बंद कर दिया जाए कि इसको ऑप्शन दिया जाए? देखिए, ये तो कोई तमाशा नहीं चल रहा, ये जांच चल रही है और कोई हमारे जेब से पैसा गया हो, आपके जेब से नहीं गया हो, ऐसा नहीं है। आपके जेब से भी पैसा जा रहा है, हमें जितने लोग बैठे इनके जेब से भी जा रहा है और हमारी जेब से भी जा रहा है कि हम जो लोग टैक्स दे रहे हैं उसके सैकड़ों करोड़ रुपए के ये लोग उसकी बर्बादी कर रहे हैं, उसका घोटाला कर रहे हैं। तो कोई तमाशा नहीं चल रहा, जांच चल रही है। जी, हो गया आपका हो गया। साहब, एक सवाल ये है आपसे, आप ओबराय होटल की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा एलिगेशन है आपका। 6 महीने तक लगातार इतने बड़े स्कैम की अगर कोई जा रहा है, जाने के लिए डेली बेसिस पे डिजिटल एविडेंस कोई छोड़ रहा है, ऐसा कोई क्यों करेगा? पहला सवाल ये। दूसरा, प्रिसाइज रोल अगर आप बता पाए के कविता का, कम शब्दों में, कि एग्जैक्ट रोल के कविता का क्या था? तो वो जो साउथ से लोगों को लेके आए थे शराब के काम करने के लिए, वो के कविता लेके आए थे, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि वो डिजिटल, तो बिल्कुल इसीलिए तो कह रहे हैं हम, तो मनीष सिसोदिया जी से इसीलिए पूछ रहे हैं वो जवाब दें हाँ या ना में, क्या वो मीटिंग में गए या नहीं गए, क्या उनकी इस रेस्टोरेंट में कविता से मुलाकातें हुई या नहीं हुई। और आपने कहा मैं तो आपको कमरा नंबर भी बता देंगे, हम कोई ऐसा है, हम आपके मीडिया के बंदों को बताना चाहते हैं ये सब किस्तों में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है किस आदमी ने, आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बता दें किस आदमी ने पैसे उठाए, किस घर में छोड़े, वहां से किसने कलेक्ट किए, किसने फोन करके कहा कि यहां से 2.5 करोड़ उठा लो, किस आदमी के माध्यम से पहुंचाए गए। हर आदमी का नाम, पता और उसका मोबाइल नंबर हमारे पास है। हम जो कुछ बोल रहे हैं बड़े तथ्यों के साथ बोल रहे हैं, और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो उनको बहुत जवाब दें हम गलत बोल रहे हैं। इसलिए ओबराय के अंदर मीटिंग हुई, इसकी भी जानकारी है, किस वीक में मीटिंग हुई इसकी भी जानकारी है, वो किसके नाम से मुक्ता इसकी भी जानकारी है। और खाली दिल्ली की तो दिल्ली में हुई, चंडीगढ़ के हयात के अंदर मीटिंग भी हुई, स्वीट के अंदर, उसकी भी जानकारी। The Congress on the other side is doing a simultaneous PC in which they have alleged that BJP is also involved in this liquor scam. They have, Anil Chaudhary has said that BJP has received funds from a company called SOM Distillery on multiple locations, and it's a blacklisted group of a member of parliament. But in the CBI copy, there has been no name and no figure that has been mentioned against any of the BJP, and they are taking due advantage of it. तो बीच कांग्रेस तो इतने दिन से शोर मचा रही थी कि उनके पास एविडेंस है तो जाके दे, हमने कब मना किया? तो सीबीआई का काम तो करप्शन को रोकना ही है ना, सीबीआई का काम तो करप्शन को रोकना ही है, तो उनके पास एविडेंस है तो जाकर दे। हाँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हम बहुत जल्दी उस आदमी का नाम आपको देंगे जो इस टीम के अंदर कांग्रेस का बड़ा लीडर है, हम उसका नाम दे देंगे। लेकिन आप इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आज मसलक आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।